ठीक है, तो अब अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है भाई, केमिकल काइनेटिक्स। देखो बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है भाई, समझना इसको ध्यान से। सबसे पहले तो ये देखो अपन इसको पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपके पास 3 क्वेश्चन है, उन 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, चलो एक बार ये देखो कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये जो केमिकल काइनेटिक्स है इसमें केमिकल का जो मतलब होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन से है। किससे है? केमिकल रिएक्शन से है केमिकल का मतलब। ठीक है, और जो काइनेटिक्स है उसका मतलब होता है मोशन, या तो मोशन कह सकते हो आप, या फिर आप उसको स्पीड कह सकते हो, या फिर आप उसको वेलोसिटी कह सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो केमिकल का मतलब क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब क्या हो गया? मोशन, स्पीड या फिर वेलोसिटी। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन होती है वो सुनो। होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स में, अपन कोई भी एक केमिकल रिएक्शन होती है उसकी स्पीड, फैक्टर अफेक्टिंग स्पीड, ठीक है, और जो मैकेनिज्म होती है उसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं अपन? आप लिख सकते हो द ब्रांच of physical chemistry which deals with study of chemical reactions। आप पूरा लिखोगे भाई, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस and study of rates of chemical reactions and factors affecting rate of reactions and mechanism of chemical reaction called chemical kinetics। ठीक है भाई, called chemical काइनेटिक्स। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई केमिकल काइनेटिक्स की। अब केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले ठीक है, तो ये अपनी केमिकल काइनेटिक्स क्या हो गई? डेफिनेशंस हो गई। अब अपन क्या देखते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले, मैंने पहले भी कहा था आपको, केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने से पहले आपके पास क्या होना ज़रूरी है? 3 क्वेश्चंस हैं, उन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होना ज़रूरी है, तब तो आप केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए क्या हो? रेस्पॉन्सिबल हो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है वॉट ए chemical reaction occur or not। ठीक है, सबसे पहले तो अपने को किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने के लिए हमें यह पता होना ज़रूरी है कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन बोला, आपको इसकी स्टडी करनी है। अब अगर वो रिएक्शन होगी नहीं तो अपन उसकी काहे की स्टडी करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है, वो क्या है?
वोट ए केमिकल रिएक्शन अकर और नोट, कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो होगी या नहीं होगी। तो इसका आंसर कहाँ से मिलेगा अपने को? आपने अच्छे से पढ़ रखा है क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन बाय थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है? अकॉर्डिंग टू thermodynamics, those reactions for which del G is equal to negative are spontaneous। ध्यान रखना भाई, ये लो, इसको आप हाईलाइट कर लेना। अब मैं कुछ यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म्स यूज़ करने वाला हूँ, जैसे इसको तो बोलता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, मैं जो लिखूँगा वो बता रहा हूँ मैं। इसको बोलोगे आप नॉन एज, क्या बोलोगे आप इसको? नॉन एज। एक कई बार आएगा विद रेस्पेक्ट टू, WRT, इसका मतलब क्या होगा? विद रेस्पेक्ट टू। एक होता है I.E, इसका मतलब होता है दैट मीन्स, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में यूज़ करने वाला हूँ। जब आप नोट्स प्रिपेयर करो तो उस टाइम पे चाहो तो आप इनको लिख सकते हो, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखोगे तो उस टाइम पे आपको इनका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। उस टाइम पे इनका यूज़ आपको नहीं करना है, ठीक भाई। तो चलो देखो, ध्यान रखना, थर्मोडायनेमिक्स पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी। इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? थर्मोडायनेमिक्स से मिलेगा। थर्मोडायनेमिक्स क्या कहती है कि जिन रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी। जिन भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, वो अपने आप हो जाएगी, आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई भी रिएक्शन होगी या नहीं होगी उसका आंसर कहाँ से मिलेगा? थर्मोडायनेमिक्स से मिलेगा। क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स? जिन भी रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, तो वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक। तो अपने को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन था रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। अगर रिएक्शन होगी तो किस एक्सटेंट तक होगी, कितनी अमाउंट में होगी, ठीक है। इफ़ रिएक्शन इज अकर then what is the extent of reaction, कि जो रिएक्शन होगी उसकी एक्सटेंट क्या होगी, वो कितने एक्सटेंट में होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आंसर ऑफ this question given by chemical equilibrium, ये चैप्टर आपने पढ़ रखा है क्लास 11th में। दोनों चैप्टर आपने कहाँ पढ़ रखे हैं? क्लास 11th में पढ़ रखे हैं। बोलो पढ़ रखे हैं या नहीं पढ़ रखे? बिल्कुल पढ़ रखे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें आप ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ते थे, ठीक है, वो वाला केमिकल इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे आपको एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता लग जाएगी। क्या मिल जाएगी? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पता लग जाएगी कि जो रिएक्शन है वो कितनी एक्सटेंट तक कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है भाई। तीसरा जो क्वेश्चन है वो अब आता है आपका ये, पहला तो था रिएक्शन होगी या नहीं होगी, फिर हमें पता लगा रिएक्शन हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो उसकी एक्सटेंट क्या होगी। तीसरा जो क्वेश्चन है तो वो होगा अगर रिएक्शन होगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो आप लिखोगे व्हाट इज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन
व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि उस केमिकल रिएक्शन की स्पीड क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा आपको, इसका आंसर मिलेगा। देखो स्पीड की बात कहाँ आती है, स्पीड की बात कहाँ आती है, कहाँ पढ़ा आपने, स्टडी ऑफ रेट्स, ठीक है। आप इसको स्पीड भी बोल सकते हो भाई, क्या बोल सकते हो आप इसको, स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो स्पीड की बात आएगी तो जैसे हम किसकी बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स की। यार देखो केमिकल काइनेटिक्स में किसकी बात करेंगे, रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कहाँ से मिलेगा, आंसर ऑफ हैंड राइटिंग समझ लेना भाई, दिस क्वेश्चन गिवन बाय केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक। ये 3 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन रिएक्शन होगी या नहीं होगी, आंसर कहाँ से मिलेगा, थर्मोडायनेमिक्स से। क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, जिस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, अगर रिएक्शन होगी तो किस एक्सटेंट तक होगी, कहाँ से आंसर मिलेगा, केमिकल इक्विलिब्रियम से उसका आंसर मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन है कि रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, तो स्पीड की बात जैसे ही आएगी वहाँ किसकी बात करेंगे अपन, केमिकल काइनेटिक्स की बात करेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सब कुछ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ एक बार। अब अपना जो अगला पॉइंट है वो है कि हम इसको पढ़ते क्यों हैं, ठीक है, हम इसको पढ़ते क्यों हैं, वाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, वाई वी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा, देखो भाई केमिकल काइनेटिक्स मतलब यहाँ पे अपन किस इस पोर्शन में अपन को किससे डील करनी है, केमिकल रिएक्शन से डील करना है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन से, उनकी स्पीड से, उनकी मैकेनिज्म से, ऐसे बहुत सारी चीज़ों से अपने को क्या करनी है, डील करनी है, ठीक है। तो हम देखो ये करते हैं, ये कहा जाता है कि जिस भी कंट्री में अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है, वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में आती है, ठीक है। जिस भी कंट्री में अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का कंजप्शन सबसे ज़्यादा होता है वो कंट्री डेवलपिंग कंट्री में शामिल होती है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाना है, ये केमिकल्स बनाने हैं, अमोनिया फॉर्म करवाना है आपको, दूसरा क्या करवाना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है और नाइट्रिक एसिड बनाना है। तो उसके लिए आप खूब सारी क्या मेथड्स लगाओगे, ठीक है। आप वो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करोगे जो आपको जल्दी से प्रोडक्ट दे दे, ठीक है। वो मेथड ज़्यादा यूज़ करोगे जो जल्दी से आपको प्रोडक्ट दे दे, टाइम भी कम मिले, एक्सटेंट भी क्या मिले, ज़्यादा मिले, ऐसा तरीका आप अपनाओगे। तो वो सब कहाँ से मिलेगा, केमिकल काइनेटिक्स से मिलेगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो क्या कि हम जो केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं उसका मेन मोटो जो है, केमिकल काइनेटिक्स का पढ़ने का मेन मोटो जो है वो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन उसको पढ़ते हैं, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उस आधार पे अपन केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है, कई बार प्रोडक्ट जल्दी बनाना होता है आपको, तो उस रिएक्शन जो होती है उसकी कंडीशन में चेंज करना पड़ता है, स्पीड को फास्ट करना है, स्लो करना है, टेम्परेचर को कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कंसंट्रेशन को कम करना है, ज़्यादा रखना है, कुछ भी प्रेशर, बहुत सारी जो चीज़ें होती है उनको आप क्या करते हो, चेंज करते हो, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, कंडीशन, मतलब रिएक्शन कंडीशन को चेंज करते जाते हैं तो रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट होता जाता है, स्पीड उसकी चेंज होती जाती है, एक्सटेंट उसका चेंज होता जाएगा। तो अपना जो मेन इसका पढ़ने का मोटो है वो आंसर क्या दोगे इसका, ठीक है, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्यों पढ़ते हैं इसको अपन, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन इसको पढ़ते हैं, ध्यान रखना भाई। केमिकल काइनेटिक्स को क्यों पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अपन पढ़ते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, उस आधार पे अपने को केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने की नीड हुई, ठीक है भाई।
उस आधार पे अपने को केमिकल काइनेटिक्स की स्टडी करने की नीड हुई। समझ में आ गया आपको क्यों पढ़ते हैं? समझ में आ गया? इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़ते हैं या फिर इंडस्ट्री की नीड के अनुसार अपने इसको पढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, आपको जो रिएक्शन होती है वो आपको प्रोडक्ट जल्दी से नहीं चाहिए, प्रोडक्ट आपको जल्दी से नहीं चाहिए, तो आपको उस रिएक्शन कंडीशन को ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे रिएक्शन क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन एग्जाम्पल देखो आप, N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। ये रिएक्शन आपने पढ़ी है और कहाँ पढ़ी है? क्लास 11th में ही पढ़ ली थी। वैसे क्लास 12th में पी ब्लॉक में पढ़ी है, लेकिन क्लास 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ी थी, जहाँ पे आप ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ते थे। ठीक है, ये सब कुछ, ये कौन सा मेथड आप हैबर्स प्रोसेस है क्या है? हैबर्स प्रोसेस इसको बोलते हैं। अमोनिया फॉर्मेशन की कौन सी प्रोसेस है? ये हैबर्स प्रोसेस है। अब ध्यान से देखो, अगर आपको थोड़ा बहुत में नॉलेज है तो, कि ये जो रिएक्शन है ये कैसी है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्टेंट जितना अमाउंट में इनको मिक्स होना था या जितनी अमाउंट में इनको रिएक्ट करना था, उतनी अमाउंट में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट बना लेते हैं। और अगर आप ध्यान से इसको देखो तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो इक्विलिब्रियम में है, किसके साथ? रिएक्टेंट के साथ। मतलब रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट तुरंत प्रभाव से डिकम्पोज होकर क्या बना लेता है? वापस रिएक्टेंट बना लेता है। तो आपको ना तो प्योर प्रोडक्ट मिलेगा और ना ही प्योर क्या मिलेंगे? रिएक्टेंट मिलेंगे। दोनों एक दूसरे से किस में रहेंगे? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, रिएक्शन होती रहेगी लेकिन रिएक्शन किस में चलेगी? इक्विलिब्रियम में चलेगी। जब आप रिएक्शन मिक्सर में देखोगे तो आपको दिखेगा ही नहीं, आपको ये लगेगा कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन हो रही होती है। रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में ना, तो ना तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा और ना ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा, तो आपको पता ही नहीं लगेगा। आप ये देखोगे कि रिएक्शन तो हो ही नहीं रही है, लेकिन एक्चुअली में रिएक्शन हो रही होती है। समझ में आया इतना? बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है? हमें तो प्रोडक्ट से मतलब है, और प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन से मिल नहीं रहा, प्रोडक्ट आपको इस रिएक्शन से मिल नहीं रहा, तो हम इस रिएक्शन की कंडीशन में ऐसे चेंजेस करेंगे जिसकी वजह से आपको प्रोडक्ट मिल जाए। अगर ये रिएक्शन रिवर्सिबल ना होती, ठीक है, अगर रिवर्सिबल ना होती तो आपको यूनिडायरेक्शनल एरो लगता। जो एरो है वो कैसा लगता है? यूनिडायरेक्शनल लगता है। मतलब आपको जो रिएक्टेंट है वो डायरेक्ट क्या बना देते? प्रोडक्ट बना देते। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें क्या करना है? इस रिएक्शन की कंडीशन में क्या करना है? चेंज करना है। थोड़ा सा मैं केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। देखो क्या होता है, अगर हम इन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दें, तो ये आपको जो इक्विलिब्रियम है ये इम्बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। पर फिलहाल ये क्या है? बैलेंस है। ठीक है, फिलहाल ये क्या है? बैलेंस। लेकिन जैसे आपने इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो अब ये जो इक्विलिब्रियम है ये क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और आपको पता है कि जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट किस डायरेक्शन में होता है? इक्विलिब्रियम शिफ्ट उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में जो आपका इफेक्ट है वो कम हो रहा है। ठीक है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट इधर कम है, इधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या है? ज़्यादा है। तो जिस तरफ इफेक्ट कम होता है इक्विलिब्रियम उसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, मतलब उसको वापस उसी पोजीशन पे लेके आना होता है इक्विलिब्रियम को। ठीक है, आपने इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो इधर तो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इधर तो उतनी रहेगी। तो ये रिएक्शन क्या करेगी? फटाफट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होगी। फटाफट क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में कन्वर्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसको तो वापस क्या लेके आना है? इक्विलिब्रियम लेके आना है। तो ये तुरंत प्रभाव से रिएक्ट करके क्या बनाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाएगी। अब फिर से क्या देखो, अमोनिया बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो जितना ज़्यादा बना वापस ये क्या बनाने लग जाएगा? रिएक्टेंट बनाने लग जाएगा। हमें क्या करना है? हमें तो प्रोडक्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं? यहाँ से अमोनिया को रिमूव करते जाते हैं। क्या करते जाते हैं? रिमूव करते जाते हैं। और इधर से इन दोनों की कंसंट्रेशन को हम क्या करते जाते हैं? ऐड करते जाते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप क्या करोगे? ऐड करोगे। ठीक है, जिससे क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और डिस्टर्ब होगा कौन सी डायरेक्शन में? खिसकेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में खिसकेगा। क्यों खिसकेगा? क्योंकि इधर जो इफेक्ट है, कंसंट्रेशन का इफेक्ट है, वो नेग्लिजिबल है, और इधर कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, क्योंकि आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर दिया? बढ़ा दिया। तो अगर हम इधर से प्रोडक्ट को रिमूव करते जाएँ, एक बार देखना आप, पहला काम क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं। मान लो हमने क्या कर दिया? जो भी प्रोडक्ट बना उसको रिमूव कर दिया। जैसे आपने रिमूव किया, अब क्या होगा? जैसे आपने इसको रिमूव किया, अब ये होगा कि इधर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी?
कम हो जाएगी। इधर जैसे ही कंसंट्रेशन कम होगी ये इक्विलिब्रियम आपका फिर से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम फिर से क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट हैं ये तुरंत प्रभाव से रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेंगे। जो रिएक्टेंट हैं ये तुरंत प्रभाव से रिएक्शन करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये जाना चाहेंगे। ठीक है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, अमोनिया मिलेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाते हैं, जिससे क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जाएगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा उसको हम रिमूव कर दे जाते हैं। तो देखो हमने क्या किया, हमने अमोनिया बनाने के लिए देखो इस रिएक्शन कंडीशन में क्या चेंज किया। इस प्रोसेस से तो आप अमोनिया नहीं बना सकते थे, अब हमें अमोनिया बनाना, तो हमने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को तो ऐड किया या इंक्रीज किया और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या किया, डिक्रीज किया। समझ में आया इतना। तो देखो हमने प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया, अपने हिसाब से जल्दी से प्रोडक्ट बनाने के लिए अपने हिसाब से हमने रिएक्शन कंडीशन में चेंज कर दिया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया, तो आपको प्रोडक्ट मिल गया, अच्छी खासी एक्सटेंट में मिल गया। दूसरा इससे क्या होता है, देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं। बताओ कि जिस तरफ गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा या जिस तरफ गैसियस मॉलिक्यूल कम है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा। ऑब्वियस ही बात है, जिधर मॉलिक्यूल्स गैस के ज़्यादा होंगे उधर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस डायरेक्शन में देखो, एक तो ये रहा और 3 है, इधर 4 मॉलिक्यूल है किसके, गैस के, इधर कितने मॉलिक्यूल हैं, 2 ही मॉलिक्यूल हैं। तो इस डायरेक्शन का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, इधर का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिलहाल मान लो यहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम है प्रेशर में। लेकिन अगर आप जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हो, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो क्या ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा क्या, क्या इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा क्या। भाई इधर प्रेशर कम है ना, इधर तो प्रेशर क्या है, ज़्यादा है और प्रेशर तो बैलेंस होना चाहिए। तो ये क्या करेंगे, जो इक्विलिब्रियम है वो किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इधर प्रेशर क्या है, कम है, तो इधर प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो मुझे बताओ, हम प्रेशर को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं और आपको प्रोडक्ट मिलता जा रहा है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि जो रिएक्टेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो हमें अमोनिया ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा, प्रेशर को हाई रखना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या। तो हमने देखो प्रोडक्ट को अपनी डिज़ायर के अनुसार प्राप्त करने के लिए क्या किया, रिएक्शन कंडीशन में चेंजेस कर दिया। एक तो प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया, दूसरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिक्रीज़ किया। तो ऐसे चेंजेस अपन करते जाते हैं इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से और अपने को प्रोडक्ट में यहाँ से मिलता रहता है। समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, उसको बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करते हैं, देखो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिएक्शंस को समझ जाना, ऑन द बेसिस ऑफ, या तो आप स्पीड कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो रेट। इस बेस पे जो केमिकल रिएक्शन होती है वो 3 टाइप की होती है। सबसे पहली रिएक्शन होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है भाई, सबसे पहली रिएक्शन कौन सी होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन। जो दूसरी वाली होती है वो होती है वेरी स्लो रिएक्शन, और जो तीसरी वाली होती है वो होती है मॉडरेट रिएक्शन। क्या होती है, मॉडरेट रिएक्शंस। समझ में आया। अब ये देखो, जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है ना, ये इतनी फास्ट होती है, पूछो मत आप, इतनी फास्ट होती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। किसमें, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, अपनी पलक झपकने से पहले ही कंप्लीट हो जाती है। ध्यान रखना, ये जो रिएक्शन है वेरी फास्ट रिएक्शन किस में कंप्लीट हो जाती है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कंप्लीशन टाइम, या फिर आप लिख सकते हो कंप्लीट कंप्लीशन टाइम इज फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। ठीक है, कंप्लीशन टाइम इज वेरी शॉर्ट, आप लिख सकते हो यहाँ पे
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ध्यान रखना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ओके, एग्जांपल्स बताओगे आप इसका? जो वेरी फास्ट रिएक्शन है या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे बताओ, प्लग झपकने से पहले ही कंप्लीट हो जाती है, तो क्या हम इनकी काइनेटिक स्टडी कर सकते हैं क्या? मतलब इनकी स्पीड, कंसंट्रेशन वगैरह वगैरह जो भी होता है उनकी स्टडी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इतने कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है, आप देख ही नहीं पाते रिएक्शन को। आपने जैसे ही रिएक्टेंट में प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट आपने मिक्स किए, तुरंत पूरा उसे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हम ये कहते हैं कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उनकी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उनकी जो काइनेटिक स्टडी है, उनकी जो काइनेटिक स्टडी है वो नॉट पॉसिबल है। ध्यान रखना भाई, जो बता रहा हूँ वो नोट करते जाना। काइनेटिक स्टडी नॉट पॉसिबल, इन रिएक्शंस की जो काइनेटिक स्टडी वो पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान रखना, इन प्रेजेंट वेरी फास्ट रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी पॉसिबल हो गई है, आप यही लिखोगे कि पॉसिबल नहीं है, अपन नहीं पढ़ते हैं इनको। ठीक है, अपन पूरी केमिकल काइनेटिक्स में इन रिएक्शन को नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इन काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। लेकिन इन प्रेजेंट इनकी स्टडी पॉसिबल हो चुकी है और उस टेक्निक का नाम है फास्ट फ्लो टेक्निक। क्या नाम है? फास्ट फ्लो टेक्निक। ये आप एमएससी में जाके पढ़ते हो। ठीक है, तो ये जो वेरी फास्ट रिएक्शन है इनकी स्टडी किस टेक्निक के द्वारा पॉसिबल है? फास्ट फ्लो टेक्निक। आप अपने लेवल पे क्या करें, याद रखोगे कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन है उनकी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। एग्जांपल्स दोगे क्या आप? एग्जांपल्स दोगे इनके? एग्जाम्पल लो। पहला एग्जांपल, एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन, जिनको आप क्या कहते हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप इनको कहते हो। फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH। HCl एसिड है, NaOH क्या है? बेस है। तो उन्होंने कंबाइन किया, क्या बनाया? NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर इन्होंने फॉर्म कर दिया। दूसरा एग्जांपल, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो आपने क्या किया, AgNO3 की रिएक्शन करवा दी NaCl से। AgNO3 की रिएक्शन किसे करवा दी? NaCl से। क्या मिलेगा आपको? एक तो मिलेगा AgNO3 सॉरी AgCl प्लस NaNO3। जो AgCl है इसके आपको वाइट PPT मिल जाएगी तुरंत प्रभाव से। वाइट PPT समझते हो ना? प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, जाड़ा से पदार्थ आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपने सिल्वर नाइट्रेट में सोडियम क्लोराइड डालते ही आपको क्या मिल जाएगा? AgCl की वाइट PPT मिल जाएगी। आपको पता ही नहीं लगेगा कि रिएक्शन हो भी गई। ठीक है ना? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। अपना जो प्लग झपकती है उससे भी कम समय में ये कंप्लीट हो जाती है। तो पहला एग्जांपल क्या होगा इसका? एसिड बेस रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल क्या होगा इसका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। ओके, आगे चलते हैं भाई। और भी कोई एग्जांपल हो तो कृपया सजेस्ट करके आप लिख लेना। ठीक है, चलो तो फिर आगे चलते हैं वेरी स्लो रिएक्शन की तरफ। ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने में बहुत ही अधिक समय लगता है, फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर। ठीक है, मैं लिख सकता हूँ कंप्लीशन टाइम जो होता है इनका जो कंप्लीशन टाइम होता है इज वेरी लॉन्ग, फ्यू वीक्स, मंथ्स और ईयर्स। ध्यान रखना, इनका जो कंप्लीशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। कैसे? कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं और कुछ साल भी इनको कंप्लीट होने में लग सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान रखना। इसलिए इन रिएक्शन की भी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। इन रिएक्शन की भी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, क्यों नहीं है? अरे साइंटिस्ट साल भर के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे एक ही रिएक्शन को स्टडी करने के लिए। ठीक है ना? मान लो लोहे पे जंग लग रही है, आपको पता
ऐसा तो है नहीं कि आपने लोहा लिया उसको रख दिया और अगले दिन जाके देखे तो उसकी जंग लग गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोहे पे जो जंग लगने की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी चलती है, कम से कम साल भर का टाइम उसमें लगता है, ठीक है। तो ध्यान रखना इन रिएक्शन को भी अपन केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं करते क्योंकि इनमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो आप क्या लिखोगे, काइनेटिक स्टडी नॉट पॉसिबल। केवल हम इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, बाकी हम इनको केमिकल काइनेटिक्स में नहीं पढ़ेंगे, ना तो वेरी फास्ट को पढ़ेंगे ना वेरी स्लो को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स लिखना वो लिखोगे एग्जाम्पल्स, चलो लिख लो। पहला बोलो क्या लिखोगे, लोहे पे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या लिखोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन भी बोल सकते हो आप, कोरोजन ऑफ आयरन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बोलो, ओजोन डिप्लीशन कह सकते हो क्या, ओजोन डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर है वो डिप्लीशन हो रहा है उसका, बहुत ही धीरे हो रहा है क्या, साल भर में जाके थोड़ा बहुत छेद और बड़ा होता है, फिर साल भर में जाके थोड़ा बहुत और बड़ा होता है, ठीक है। तो बहुत ही अधिक टाइम उसमें लगता है। तो आप लिख सकते हो ओजोन डिप्लीशन। इसका जो नेक्स्ट रीजन है वो क्या है, ओजोन डिप्लीशन। थर्ड एग्जाम्पल बताओ, और बता सकते हो क्या एग्जाम्पल, नहीं सर वो नहीं बता सकते, अरे बता सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वाटर विदाउट कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर विदाउट कैटलिस्ट। आपने क्या किया, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस मिला दी कंटेनर में और वेट कर रहे हो पानी बन जाए। क्या किया आपने, एक वीक कंटेनर में वो हाइड्रोजन गैस ली, दूसरे में ऑक्सीजन गैस ली, अरे दोनों को मिलाओगे तभी तो पानी बनेगा, H2O, ठीक है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। आपने दोनों को मिला दिया और वेट कर रहे हो, साल भर हो गया आपको देखते हुए कि पानी बने, पानी बनने का नाम ही नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। जब तक आप उसमें कोई जो कैटलिस्ट है जो कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन के लिए, वो नहीं मिलाओगे तो पानी नहीं बनेगा, आप चाहे वेट ही करते रहना उसका। तो हमने क्या कहा, फॉर्मेशन ऑफ वाटर विदाउट कैटलिस्ट, इंतज़ार ही करो, बहुत ही कई साल, कई बरस, अरब खरब बरस लग जाएंगे, लेकिन पानी नहीं बनेगा। तो जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं उनके भी काइनेटिक स्टडी पॉसिबल नहीं है, नहीं करते, इतने टाइम के लिए साइंटिस्ट बैठे थोड़ी रहेंगे, ठीक है। तो ना तो हम वेरी फास्ट रिएक्शन को पढ़ते, ना वेरी स्लो रिएक्शन को पढ़ते, फिर किन को पढ़ते हैं, मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दोज रिएक्शन या फिर जिनका जो कंप्लीशन टाइम होता है वो फाइनाइट होता है, आप लिख सकते हो कंप्लीशन टाइम, इनका जो कंप्लीशन टाइम होता है क्या होता है, फाइनाइट होता है भाई, ना तो बहुत ज़्यादा होगा और ना बहुत कम होगा, फाइनाइट टाइम इंटरवल होगा, जैसे 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, ऐसे कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ भी हो सकता है ऐसे, ठीक है। जो इनका कंप्लीशन टाइम होगा क्या होगा, फाइनाइट होगा। इसका एग्जांपल क्या कहोगे, ऑल मोलिकुलर रिएक्शंस, इसका एग्जांपल है ऑल मोलिकुलर रिएक्शंस, इसके एग्जांपल्स हैं। मोलिकुलर रिएक्शंस का मतलब अभी मैंने बार बार पढ़ रहा हूँ, अपन N2 + 3H2 विल गिव ट्वाइस ऑफ NH3। अपन केमिकल काइनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इरिवर्सिबल का साइन लगाया है। वैसे आपको पता है अच्छे से कि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो अपने को तो प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसलिए हमने ये वाला काम किया है। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन में आपको ये पता है कि नाइट्रोजन का तो बॉन्ड टूटा होगा और हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूटा होगा और नाइट्रोजन का बॉन्ड क्या होगा, बना होगा। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, इसमें कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगा होगा, जिन रिएक्शन में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हो आप, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जिन रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या कहते हो, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलर जो रिएक्शन होती है उनमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग में और बॉन्ड फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ फाइनाइट टाइम लगता है, तो जो फाइनाइट टाइम लगता है
इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मॉडरेट रिएक्शन। तो जिनकी जो रेट होती है वो ना तो बहुत ज़्यादा होती है, ना बहुत ही क्या होती है, कम होती है। हम जिसके रेट को आसानी से मेजर कर सकते हैं, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाएंगी, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस अपनी कहलाएगी। तो हमको पूरी केमिकल काइनेटिक्स में, होल केमिकल काइनेटिक्स में किसको पढ़ना है, मॉडरेट रिएक्शन को पढ़ना है। आया समझ में? वेरी गुड। अगर इतना समझ में आ गया तो आप पॉज करके इस चीज़ को उतार लेना, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है भाई, अब आगे अपन पढ़ते हैं। वेरी गुड। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अपना जो अगला पॉइंट है वो है रेट। क्या है? रेट। भाई देखो, मैं एक बात आपको कैसे कह रहा हूँ, अभी से कह रहा हूँ भाई, जितने हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे आपको कुछ भी चीज़ रटने की नहीं कहेंगे। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का जितने भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें कुछ भी आपको रटने के लिए नहीं कहा जाएगा, बस समझते रहो, आपका काम बन जाएगा। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको सोल्व कराऊंगा। फर्स्ट ग्रेड में, NVS में, KVS में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैं वो क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा। नेट में देखो कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो अब अपने को जो अगला पॉइंट पढ़ना है उसका नाम क्या है, रेट। ठीक है भाई, क्या नाम है, पॉइंट का नाम है अपना रेट ऑफ रिएक्शन। आप कह सकते हो रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर ओनली रेट कह सकते हो, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। इसको ROR कहते हैं भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहते हो, ROR अपन कहते हैं। ठीक, आया समझ में इतना? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। रेट क्या होती है? रेट स्पीड होती है। ठीक है, तो टाइम के साथ कोई भी क्वांटिटी उसमें कितना चेंज आ रहा है, टाइम के साथ किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है वही क्या होगी, रेट होगी। ध्यान रखना। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, चेंज इन एनी क्वांटिटी, चेंज इन एनी क्वांटिटी with unit time called rate of reaction. Change in any quantity with unit time called rate of reactions. ठीक है भाई, देखना जो रेट ऑफ रिएक्शन है, उसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा भाई dx/dt से। किससे रिप्रेजेंट करूँगा, dx/dt से। x क्या है आपकी, एनी क्वांटिटी। x क्या है, एनी क्वांटिटी। अब इसका भी मतलब समझाऊंगा मैं, इसका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा, एक बार बस देखते रहिए। t क्या है, टाइम। अब देखो, एक तो होता है डेल्टा, एक होता है d और एक होता है डेल। ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों ही रिप्रेजेंट करते हैं चेंज को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज को। जो डेल्टा होता है ये लार्ज चेंज को डिनोट करता है, डी होता है ये स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और जो डेल होता है ये और भी स्मॉल चेंज को, वेरी स्मॉल चेंज को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया आपको? डेल्टा लार्ज चेंज के लिए, डी स्मॉल चेंज के लिए, और डेल वेरी स्मॉल चेंज के लिए ये यूज होते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अपने क्या लिखा, चेंज इन एनी क्वांटिटी विद चेंज इन टाइम, यूनिट टाइम। तो आप लिख सकते हो जो रेट होती है वो होती है चेंज इन एनी क्वांटिटी। अभी एनी क्वांटिटी क्या वाला आ गई, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो कंसंट्रेशन और प्रेशर, मतलब समझाऊंगा अभी इनका। ठीक है, डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम, ठीक है। और कई बार हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में प्लस माइनस भी यूज़ कर लेते हैं। जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, और जो नेगेटिव साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिक्रीजेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट को समझते हो आप। ठीक है, आपको एक पता है, एक रिएक्शन है A2P, ये आपका रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। जब आप इसके लिए कर्व फॉर्म करते हो तो हमें पता है
इधर तो कंसंट्रेशन लिखोगे आप, इधर क्या लिखोगे कंसंट्रेशन, इधर क्या लिखोगे रेट, ठीक है, सॉरी टाइम, इधर क्या लिखोगे टाइम, ठीक है भाई। तो आपको पता है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाता है, आपने एक रिएक्शन मिक्सचर ले रखा है बीकर में, ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपकी रिएक्शन होती जाएगी और रिएक्शन अगर होगी तो क्या होगा, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता रहेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता रहेगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा। समझ में आ रहा है इतना। अब मुझे बताओ कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है क्या, अरे टाइम बढ़ रहा है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन रेट है वो बढ़ रही है, इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए जो कर्व बनते हैं कि वो बनते हैं कुछ ऐसे। ये तो किसके लिए बना, फॉर रिएक्टेंट। देखो पहले इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम 0 था उस टाइम पे देखो कंसंट्रेशन क्या थी, मैक्सिमम थी, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या थी, मैक्सिमम थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है देखो कंसंट्रेशन, देखो रे चेक करते जाओ खुद। जब टाइम इतना था 5 सेकंड मान लो, उस टाइम पे कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो गई। जब 10 सेकंड हुआ टाइम तो कंसंट्रेशन और डिक्रीज हो गई, देखो नीचे आता जा रहा है इधर से। फिर 15 सेकंड हुआ तो और डिक्रीज हो गई, फिर 20 सेकंड हुआ तो और डिक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है कंसंट्रेशन डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये ग्राफ किसके लिए है, फॉर रिएक्टेंट है, ठीक है, फॉर रिएक्टेंट, समझ जाना आप। ये जो कर्व है ये किसके लिए है, फॉर रिएक्टेंट, ध्यान रखना। अगर फॉर प्रोडक्ट अपन बनाते हैं, फॉर प्रोडक्ट अगर अपन ऐसा बनाते हैं कर्व, इधर क्या लिखोगे कंसंट्रेशन, इधर इधर क्या लिखोगे टाइम लिखोगे। तो आपको पता है जब टाइम 0 है तो उस टाइम पे तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा भाई। जब टाइम ही आपने 0 लिया है उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई तो केवल रिएक्टेंट मैक्सिमम रहेगा, रिएक्टेंट क्या रहेगा मैक्सिमम, उस समय प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ये कर्व कहाँ से स्टार्ट होगा, थोड़ा सा यहाँ से मान लो आप, थोड़ा सा मान नीचे से मान लो, प्रोडक्ट क्या रहेगा 0 रहेगा। जैसे ही टाइम हुआ, कुछ टाइम हुआ, क्या रिएक्टेंट किस में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो रिएक्शन प्रोसीड होती जाएगी, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ बनेगा ऐसा, ऐसे, देखो खुद देख लो। दिख रहा है, बहुत बढ़िया, अगर दिख रहा है तो देखो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ऊपर कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो ये कर्व किसके लिए बनेगा, प्रोडक्ट के लिए ये कर्व बनेगा। समझ में आ गया, ये रिएक्टेंट के लिए, और ये वाला कर्व किसके लिए होगा, प्रोडक्ट के लिए होगा, ठीक है। फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एज टाइम के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसीलिए मैंने प्लस और माइनस साइन यूज़ किए हैं, इसलिए मैंने प्लस और माइनस साइन यूज़ किए हैं। प्लस किसको बताता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने को, माइनस किसको बताता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होने को बताता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है, एनी क्वांटिटी, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है, अब एनी क्वांटिटी में दो चीज़ें आपके पास आ रही है, एक तो कंसंट्रेशन और एक आ रहा है प्रेशर। अगर आपकी रिएक्शन पूरी होल रिएक्शन कैसी है, गैसियस है, अगर आपकी पूरी रिएक्शन कैसी है, गैसियस है, तो उस टाइम पे चेंज किस में आएगा, भाई गैसों की तो कंसंट्रेशन होती नहीं है, कंसंट्रेशन तो किसकी होगी, लिक्विड की होगी, ठीक है। गैसों का तो क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है, गैसों क्या होता है, प्रेशर होता है। तो मुझे बताओ अगर कोई रिएक्शन गैसियस है तो किस चीज़ में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा, किस चीज़ में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा। तो जो गैसियस रिएक्शन होती है, ठीक है, उन रिएक्शन के लिए चेंज किस में आएगा, प्रेशर में आएगा। तो गैसियस रिएक्शन के लिए जब आप रेट लिखने जाओगे तो आप क्या लिखोगे, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। अगर गैसियस रिएक्शन के लिए आप रेट लिखते हो तो वहाँ पे क्या लिखोगे, चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। लेकिन अगर आप एक्वस मीडियम वाली रिएक्शन के लिए रेट लिखते हो, लेकिन अगर आप एक्वस मीडियम वाली रिएक्शन के लिए रेट लिखते हो तो क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन
विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। क्या लिखोगे? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। समझ में आ गया? अब एनी क्वांटिटी का मतलब क्या है? दो ही क्वांटिटी लोगे, या तो कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आ गया? वेरी गुड। मैं इसको मिटा दूँ, अब इनको मिटा दूँ? बहुत बढ़िया, चलो तो ठीक है भाई। ठीक है, ध्यान रखना, रेट ऑफ जो रिएक्शन होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? ROR से। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिखोगे शॉर्ट में? ROR। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? dx/dt। मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगा? dx/dt से रिप्रेजेंट मैं करूँगा। x क्या है? कंसंट्रेशन। जनरली अपन जो स्टडी करेंगे ना, वो एक्वस मीडियम वाली रिएक्शन स्टडी करेंगे। कौन सी? एक्वस मीडियम वाली रिएक्शन स्टडी करेंगे। तो वहाँ पे चेंज किस में आएगा? कंसंट्रेशन में। किस में आएगा? कंसंट्रेशन में। या तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में। तो हम रेट दोनों के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे, प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में रेट लिखेंगे, और कंप्लीट रिएक्शन के लिए भी क्या लिखेंगे? रेट लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला उसका समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ आपको कैलकुलेशन ऑफ रेट। कैलकुलेशन ऑफ रेट, समझते थे ना भाई? कैलकुलेशन ऑफ रेट। पहला जो मैं ले रहा हूँ, केस फर्स्ट। देखो भाई, एक बार देखो, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ कि मैं अपनी ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको ऐसा। आपने कोई भी एक रिएक्शन पढ़ी है, मेरा तो फेवरेट एग्जांपल यही है भाई, मेरा तो फेवरेट एग्जांपल यही है। जब आपने क्लास 12th में ये केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी थी, तो बोलेगा सर इसके लिए रेट लिखो, तो हम तुरंत प्रभाव से लग जाते, लो सर अब भी लो, अब भी लो। आओ देखा ना ताव, लग गए आप और लिख भी डाला आपने। अगर आपने इसको लिख डाला तो आपकी लाइफ झींगा लाला। ठीक है भाई, ये आपने क्या लिख दी? इसकी रेट लिख दी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, क्या कभी सोचा है कि ये माइनस कहाँ से आया? इधर हमने माइनस लगाया लेकिन इधर माइनस नहीं लगाया। ये 1/3 क्यों आया? 1/2 क्यों आया? इधर कोई क्यों नहीं आया? कभी सोचा है इस चीज़ों को? सोचा है या डायरेक्ट लिखा है? सर डायरेक्ट लिखा है कि इनके पास में जो भी होता है उसको पकड़ के चिपका दो नीचे। अगर जो भी लिखा होता है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, पहले उसको पकड़ के नीचे चिपका दो, और रिएक्टेंट के लिए माइनस लगा दो और प्रोडक्ट के लिए क्या लगा दो? प्लस लगा दो। सर मुझे ये पता है, बहुत अच्छी बात है, ये पता है। तो कुछ लोगों को तो इतना भी नहीं पता, कुछ लोगों को तो जितना आपको पता है उतना भी नहीं पता। तो हम कुछ लोगों जैसे नहीं हैं, हम कुछ स्पेशल हैं, तो हम कुछ स्पेशल सीखेंगे। ठीक है भाई, हम क्या स्पेशल सीखेंगे? तो मैं आपको ये प्रूफ करूँगा कि हम माइनस क्यों लगा रहे हैं। इसलिए नहीं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ना 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 ना, हम समझने के लिए ऐसा लिख देते हैं। लेकिन मैं आपको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करूँगा कि हम माइनस क्यों लगा रहे होते हैं, और ये जो कोफिशिएंट हैं ये डिवाइड में क्यों आए, इन सब को हम एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करते जाएंगे। इसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जांपल जो मैं ले रहा हूँ, व्हेन स्टोकियोमेट्री इज 1। कोई भी एक रिएक्शन है, उसकी स्टोकियोमेट्री कितनी है? 1 है। उस टाइम पे रेट क्या होगी? देखो आपके पास एक रिएक्शन है A, और ये आपका बन गया प्रोडक्ट P। ये इसकी स्टोकियोमेट्री क्या होगी? 1। अब कहोगे सर ये क्या आ गई बात, स्टोकियोमेट्री क्या होती है? नहीं पता? ओहो, बहुत बढ़िया, फिर तो बहुत ही बढ़िया। कक्षा 11, क्लास 11th, स्टैंडर्ड 11th, चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वहाँ पे यूज होता है स्टोकियोमेट्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होती है? सर नहीं पता। चलो जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता और भी अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात क्यों है? क्योंकि हम अभी पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये कहा जाता है, पहले मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ, फिर मैं आपको इंग्लिश में लिखूँगा। ये कहा जाता है कि आपके पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को आपने बैलेंस कर दिया। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन आपने क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। और बैलेंस करने के बाद में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं, उनके पहले जो नंबर आएगा, जो डिजिट आएगी, ठीक, जो कोफिशिएंट आएंगे, उनको आप क्या कहोगे? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आप कहोगे। ठीक है, तो मैं इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन क्या कहोगे आप? इसके लिए क्या कहोगे आप?
the coefficient or number, ठीक है, which arises before reactant and product after balancing a chemical reaction, ठीक है। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है, उसको बैलेंस करने के बाद में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल हैं उनके पहले कोई कोफिशिएंट या फिर कोई नंबर या कोई डिजिट आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपन कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये कहा गया है कि नाइट्रोजन क्या कहा गया है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके क्या फॉर्म करती है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस आर combine to form अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके क्या बना रही है, अमोनिया बना रही है। तो रिएक्शन लिखो, ठीक है। देन राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन या रिएक्शन, ठीक है। तो हमने उसने क्या कहा कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, अमोनिया फॉर्म कर रहे हैं। यही हुआ। अब ये रिएक्शन कैसी है, इनबैलेंस है। कैसी है, इनबैलेंस है। आप इनबैलेंस भी बोल सकते हो, जो भी आप बोलो लिखो। क्यों बैलेंस है, क्योंकि देखो नाइट्रोजन कितने हैं, इधर कितने हैं, 2 हैं, इधर कितना है, 1 है। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर कितने हैं, 3 हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलते हैं तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन मिलती है जो कि कैसी है, इनबैलेंस है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये रिएक्टेंट हो रही है तो एज इट इज़ लिखेंगे, और ये लो आपको प्रोडक्ट भी लिख दिया। अब देखो भाई, रिएक्टेंट में कितने नाइट्रोजन हैं, 2 हैं। प्रोडक्ट में कितना है, 1 है। तो क्या करोगे, इधर 2 चिपका दोगे। आप क्या करोगे, 2 चिपका दोगे। कितने नाइट्रोजन हो गए, 2। कितने हो गए, 2। वेरी गुड। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। इधर कितने हैं, 2। तो आप इधर 3 लिख दोगे क्या, जैसे आपने इधर 3 लिखा, कितना हो गया, 3 2 जा 6। कितना हो गया, 3 2 जा 6। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। ये रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस। कैसे हो गई, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। समझ में आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। तो ये आपकी हो गई क्या, स्टोइकियोमेट्री का खेल हो गया, ठीक है। आप इसको पॉज करके लिख लेना। अपन चलते हैं इधर, क्योंकि मेरे को फिर उसको रफ करना पड़ेगा, ठीक है। वेरी गुड। तो देखो एट इनिशियली, या फिर मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट इनिशियली इसकी जो कंसंट्रेशन है वो A0 है। क्या है, A0 अपन ने मानी है। अगर आपको नहीं गिवन होती है तो वो बात की बात है। फिलहाल इसकी कंसंट्रेशन हमने कितनी मानी है, A0 मानी है। नोट का मतलब होता है इनिशियली, ठीक है। वेरी गुड। तो उस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी। सही है क्या, जब टाइम t = 0 है, इनिशियली मैं लिख रहा हूँ, इनिशियली टाइम t = 0, ठीक है। टाइम t = 0 इनिशियली की बात होगी। टाइम t = 0 मतलब क्या होगा, इनिशियली। कंसंट्रेशन क्या है, A0। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, 0, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन हुई नहीं है, तो जितना था सबकी सारी ये आपके रिएक्शन की कंसंट्रेशन है। एट टाइम t = t सेकेंड,
ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू टी सेकेंड की बात करते हैं अपन कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड 50 सेकेंड 1 मिनट कुछ भी, ठीक है। तो क्या हो गया एट टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे। अब बताओ रिएक्शन कुछ ना कुछ प्रोसीड हुई है, और अगर रिएक्शन प्रोसीड हुई है तो ये रिएक्टेंट कुछ ना कुछ किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो हमने मान लिया कि जो रिएक्टेंट है उसका कुछ ना कुछ पार्ट टूटा है, ब्रेक हुआ है, और ब्रेक हुआ किस में कन्वर्ट हुआ है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं, हमने माना लेट कि इसमें से x चला गया, क्या चला गया, इसमें से x चला गया, ठीक है। तो 0 टाइम पे कंसंट्रेशन क्या थी, A0, तो t टाइम पे क्या होगी 80, t टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी 80 होगी, और ये कितनी होगी A0 माइनस x होगी, क्या क्यों होगी, मैंने क्या कहा, ये इनिशियली कितना था A0 था, अब इसमें से